गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि मोस्टली आप लोग देखते हैं कि लोगों की इनकम, द पीपल हु अर्न देयर इनकम इज़ बाय वे ऑफ सैलरी और बाय वे ऑफ बिजनेस। जनरली दूसरे हेड से भी इनकम आती है, बट एक्टिवली देखिए, अगर आप लोग सोचते हैं कि कुछ टाइम के बाद जब आप अर्न करना शुरू करेंगे, पैसे कमाना शुरू करेंगे, तो मैक्सिमम आप में से ये लोग सोचते हैं कि मैं कोई ना कोई जॉब करूँगा, ठीक है, मैं कोई अच्छी नौकरी करूँगा, वहाँ से मेरी इनकम आएगी। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपना अपना बिजनेस सेटअप करूँगा या प्रोफेशन सेटअप करूँगा, मेरी वहाँ से इनकम आएगी। तो मेनली ये हमारे एक्टिव सोर्सेज होते हैं इनकम अर्न करने के। जो भी हमारी इनकम आती है मेनली हमारी सैलरी से या बिजनेस से आती है। अगर आप अपने आसपास भी देखें, अपने घर में ही देखें, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को देखें, तो उन लोगों के की भी इनकम मेनली इसी सोर्स से आती है, सैलरी से या फिर बिजनेस से। हाँ, दूसरी इनकम के भी हेड्स है, वी अंडरस्टैंड, हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन है, बट इतने फ्रीक्वेंट नहीं है, वो इतने एक्टिव नहीं है। देखिए, आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि मैं बड़ा होकर बस घर किराए पर दूंगा और वहाँ से मेरी इनकम आएगी। तो जनरली हम ऐसा सोचते नहीं हैं, एक्सेप्शन हो सकती है, बट स्टिल हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारे कैपिटल गेन्स आएंगे, हम असेट्स बेचेंगे, अपना कोई लैंड, अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे और इससे इनकम अर्न किया करेंगे और अपनी लाइवलीहुड इस तरीके से अर्न करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, एक्टिवली ज़्यादातर लोग अपनी इनकम अर्न करते हैं सैलरी के हेड से और दूसरा बिजनेस से या प्रोफेशन से। अब जब मैं ये बोलता हूँ कि बिजनेस से या प्रोफेशन से, ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ प्रोफेशन। एग्री है ना? ठीक है, आपने कोई एक शॉप ओपन की है या यू हैव अ शोरूम या आपके पास फैक्ट्री है, तो हम लोग ये कहते हैं जनरली दैट वी आर रनिंग अ बिजनेस, वी आर डूइंग अ बिजनेस। जब हम प्रोफेशन की बातें करते हैं तो प्रोफेशन के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर स्पेसिफिक स्किल्स आपके पास होने चाहिए। तो जनरली हम लोग वैसे कहते हैं कि वैसे इनकम आती है प्रोफेशन से। बट प्लीज़ मुझे बताइए, प्रोफेशन भी तो इट्स अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस, ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, जब हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं अपनी क्लास 11th में या 12th में, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ प्रोफेशन। बट अगर मैं, जैसे कि मैं हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल, ठीक है, आप भी प्रोफेशनल बनेंगे, बट जो हम लोग, मैं कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ बिजनेस। ये भी तो एक तरह का बिजनेस ही है ना। ठीक है, प्रोफेशन है मेरा, मुझे पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए या पर्टिकुलर स्किल चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए, फिर वो मैं अपना इस तरीके से प्रोफेशन कर रहा हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक डॉक्टर, डॉक्टर का भी क्लिनिक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोफेशन। बट प्लीज़ बताइए, क्या उसका भी एक तरह का बिजनेस नहीं है ना? वो चाहता है कि उसके पास कस्टमर्स आएँ, सॉरी पेशेंट्स आएँ, बात तो एक ही है ना। ठीक है, कस्टमर्स आ रहे हैं। इनकम टैक्स ने बिजनेस को और प्रोफेशन को एक ही तरीके से ट्रीट किया है, इसीलिए हम दोनों चीज़ें यहाँ पर ही डिस्कस करेंगे। वेदर योर क्लाइंट, लेट से आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ही हैज़ अ बिजनेस, एंड लेट से दूसरा क्लाइंट आता है, ही हैज़ अ प्रोफेशन। आप जब इन दोनों लोगों की इनकम कंप्यूट करेंगे तो हम सेम प्रोविजंस लगाएंगे इनकम टैक्स के, सेक्शन 28 से लेकर 44। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हमारे चैप्टर का नाम है, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44। ठीक है, 44 के बाद सेक्शन 45 आएगा, वो कैपिटल गेन के सेक्शंस में आ जाता है। 28 से पहले 27 आता था, ठीक है, 27 और इससे पहले के सेक्शंस 22 से लेकर 27 हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन है, आप जानते हैं ना।
तो ये हमारा थर्ड हेड है। सैलरी हमने किया, फिर हमने डिस्कस किया हाउस प्रॉपर्टी, 22 से लेकर 27 तक के सेक्शंस वहाँ पर आते थे। नाउ वी हैव स्टार्टेड पीजीबीपी, सेक्शन 28 से 44 तक, और मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मैं रिपीट करूँ सेक्शंस आपके साथ ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस भी याद भी हो जाएं साथ साथ में, क्योंकि पीजीबीपी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हेड। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, देखो थोड़ा बड़ा हेड है कंपैरेटिवली, जब हम पांचों हेड से कंपेयर करते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेड, बट एट द सेम टाइम मोस्ट इंटरेस्टिंग हेड भी है पीजीबीपी। तो बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिकल चलेंगी, ठीक है। मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से डील मैं कराता चलूँ, उसके साथ आपको बताता चलूँ। वैसे जनरली हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे और आप लोग भी समझ पाएंगे आराम से। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि काफ़ी दूसरे चैप्टर्स भी हैं जो पीजीबीपी से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हैं, ठीक है। जैसे डिडक्शंस हो गया या फिर टीडीएस स्पेसिफिकली हो गया, तो काफ़ी चैप्टर इससे लिंक्ड भी होते हैं। तो इसका रेफरेंस काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स में आता है, इसलिए ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक और बार हो जाता है, ठीक है। बड़ा हेड है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी दूसरे चैप्टर से भी लिंकेज है इसकी, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल ईजी चलेगा, ठीक है, घबराइएगा मत, हम लोग साथ साथ क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे इसके। तो सेक्शन 28 से लेकर 44, दोबारा से रिपीट करें मेरे साथ, सेक्शन 28 से लेकर 44 तक पीजीबीपी ये सेक्शंस आएंगे। देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, हम लोग सेल्स टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक होता था पहले, अब तो होता भी नहीं, अब तो वैसे जीएसटी आ गया है, बट स्टिल पहले होता था सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था, नाम सुना होगा आपने, मुझे कुछ करना नहीं है इसका, बट मुझे सिर्फ डिफरेंस बताना है आपको, दैट वी आर डीलिंग नॉट विद सेल्स बट रादर वी आर डीलिंग विद इनकम। सेल्स में से जब आप अपनी कॉस्ट माइनस करते हो, सेल्स में से जब आप अपनी कॉस्ट टैक्स को एक मिनट हटा देता हूँ, सेल्स में से जब आप अपनी कॉस्ट माइनस करते हो, यू रिसीव योर प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम लोग अपनी इनकम भी बोलते हैं कि ये हमारी इनकम है। तो हम लोगों को इनकम टैक्स पढ़ना है, मतलब हमारा कितना प्रॉफिट आया है कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन करने से, हमें उसके ऊपर टैक्स देना है। वो हमारी टोटल इनकम का पार्ट बनता है, उतना अमाउंट का प्रॉफिट, ठीक है। अब ये प्रॉफिट पॉजिटिव प्रॉफिट भी हो सकता है और ये प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब लॉसेस भी आ सकते हैं। देखिए, आप लोग समझते हैं और ये सब लोग इससे एग्री भी करेंगे कि बिजनेस एक ऐसा मॉडल है इनकम अर्न करने का जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क हमेशा ज़्यादा होता है बिजनेस करने में। रिस्क का मतलब किस चीज़ का रिस्क है कि भाई बिजनेस चलेगा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉसेस आ जाएं, तो वो आना कॉमन होता है, किसी भी तरह के बिजनेस में लॉसेस आना भी कॉमन होता है। इसी तरीके से जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो हम पॉजिटिव इनकम से भी डील कर सकते हैं और हम अपनी नेगेटिव इनकम दैट इज़ लॉसेस भी आ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी में भी, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में भी लॉसेस थे, आ सकते थे। इसी तरह पीजीबीपी में, तो पीजीबी का पूरा नाम क्या है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ से भी पीजीबीपी से भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की इनकम आ सकती हैं। मैं बात ये कर रहा था कि आप अपनी सेल्स में से जब अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तब आपको प्रॉफिट मिलता है। पढ़ते हैं ना हम लोग, क्लास 6 से एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जितनी आपकी कॉस्ट आती है, जितने आपके खर्चे होते हैं, जितने आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आप उसको माइनस करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो हम इस प्रॉफिट को बोलेंगे कि ये हमारी पीजीबीपी की इनकम है, ये हमारी पीजीबीपी की इनकम है, ये हमारे टोटल इनकम का पार्ट बनेगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हेड। अब हमारे पास एक और तरीका होता है प्रॉफिट निकालने का। वी अंडरस्टैंड, एक स्टेटमेंट होती है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना है ना सबने, हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं ये अकाउंट्स वगैरह में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा हमें ये दिखाई देता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी दो साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड में ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। चिंता ना करें, मैं आपको अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, और अगर किसी को अकाउंट ज़्यादा नहीं भी आता तो वो भी चिंता ना करें, ठीक है। नॉर्मल बातें मैं करूँगा यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो साइड्स होती हैं इसकी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में जनरली यहाँ पर होता है बाय सेल्स, जितनी भी आपकी इनकम की से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी क्रेडिट साइड में आती हैं, बाय सेल्स। और यहाँ पर आपके टू एक्सपेंसेस, यहाँ पर काफ़ी सारे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने भी जितने आपके एक्सपेंसेस हैं वो होते हैं किसी भी बिजनेस में। सब लोग समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैसा स्ट्रक्चर होता है। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स होता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक भी आ सकता है अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस है तो खैर वो अकाउंट्स में नहीं जा रहा हूँ मैं, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस साइड आप अपनी सेल्स लिखते हैं, इस साइड आप अपने कॉस्ट लिखते हैं, मतलब एक्सपेंसेस लिखते हैं, और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड योर नेट प्रॉफिट, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो जितना भी आपका नेट प्रॉफिट आया, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी बिजनेस की इनकम है, ये हमारे बिजनेस की इनकम है। देखिए अगर ये प्रोफेशन है तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बोल सकते हैं। हम सेल्स का दूसरा नाम, मतलब एक ही है, नेचर सेम रहेगा, बेस सेम है, बट हाँ टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हम सेल्स को सेल्स ना बोल के हम ग्रॉस रिसिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को पास जितने भी पेशेंट्स उनको कंसल्टेशन फीस वगैरह देते हैं, तो डॉक्टर ये नहीं बोलता, डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशनल, डॉक्टर ये नहीं बोलता कि ये मेरी सेल्स है, वो क्या बोलता है, ये मेरी रिसिट्स हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर वो अपना खुद का प्रोफेशन कर रहे हैं, मतलब उनका अपना खुद का ऑफिस है, खुद की अपनी प्रैक्टिस है, तो वो कहते हैं कि हम प्रोफेशन कर रहे हैं, एग्री हैं। जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको पैसे मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेशन फीस, इन टर्म्स ऑफ ऑडिट फीस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अदर मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी फीस। तो वो एक प्रोफेशनल क्या बोलता है, वो बोलते हैं कि ये मेरी फीस है, ये मेरी ग्रॉस रिसिट्स है। हम उनको सेल्स जनरली नहीं बोलते, बट होती तो एक तरीके से सेल्स ही है ना, एग्री करेंगे आप। तो टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल सकता हूँ, इस सेल्स को मैं ग्रॉस रिसिट्स बोल सकता हूँ, एक्सपेंसेस भी होते हैं बहुत सारे, और उसके बाद भी नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आती है। तो ये हमारी प्रोफेशन की इनकम बन जाएगी, एग्री है, बात एक ही है, चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, ठीक है। हाँ अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, सेल्स कम हैं, तो यहाँ पर नेट लॉस भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर नेट लॉस भी आ सकता है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। कुल मिला के मुझे बताना है कि हम अपने इस नेट प्रॉफिट से, या अगर ये लॉस आ जाए तो इससे कंसर्न्ड होते हैं हम लोग। हम अपनी सेल्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, हाँ हमें सेल्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज सेल्स में से हमें एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, जिससे कि हम नेट प्रॉफिट निकाल सकें। तो हमें इसकी भी ज़रूरत है कंप्यूटेशन करते हुए। जब भी हम पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे तो हमें सेल्स की भी ज़रूरत होगी। वी रिक्वायर सेल्स टू कंप्यूट आवर प्रॉफिट, वी रिक्वायर एक्सपेंसेस ऑल्सो। उसी के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, जिसको हम अपनी बिजनेस इनकम बोलते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, फिर तो सर एक काम करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी, जो भी क्लाइंट हमारे पास आया, ये जो भी एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन आया, तो अगर हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है तो सर यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया होगा, तो सीधा सीधा सर ये हमारी क्या, ये हमारी पीजीबीपी की इनकम हो गई है। तो इसका आंसर मैं जनरली बोलूँगा नो, ये हमारी पीजीबीपी की इनकम हो सकती है, पर जनरली द आंसर इज़ नो, बिकॉज हमें अपनी पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करते समय
अपने इन सेक्शंस को भी कंसिडर करना है, सेक्शन 28 से लेकर 44। हम अपने इन सेक्शंस में पढ़ते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें मिल गया बट हमने यहां पर कुछ एक्सेस एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं विच आर नॉट कवर्ड बाय दीज सेक्शंस। ऐसे भी तो हो सकता है कि हमने यहां पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा लिखा होगा। बिकॉज देखिए लोग क्या चाहेंगे, कोई भी एक असेसी या कोई भी व्यक्ति टैक्स कम से कम पे करना चाहता है, वो चाहता है, या फिर पे ही नहीं करना चाहता है इनफैक्ट, ठीक है, वो टैक्स पे नहीं करना चाहता है। तो वो हमेशा क्या कोशिश करेंगे, वो हमेशा कोशिश करेंगे कि मेरे नेट प्रॉफिट मिनिमम दिखाई दे, ठीक है। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं तो मेरे प्रॉफिट कम से कम शो हो जाए। ऑल्दो वो वैसे तो एक्चुअली तो अर्न करना ज़्यादा चाहता है। देखो हर कोई आदमी क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो अपनी इनकम अर्न करे, एक्चुअली वो चाहता तो ये है। बट वो दिखाना अपनी इनकम कम चाहता है, वो शो करना कम चाहता है, जिससे कि शो कम करना चाहता है, जिससे टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े। तो काफ़ी बार देखा गया है कि या तो लोग अपनी सेल्स को कम करना चाहेंगे, उसको शो करना मतलब शो करना चाहेंगे कम। वैसे तो हर कोई अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, एक्चुअली में प्रैक्टिकली तो वो बढ़ाना चाहता है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, बट वो उसको शो कम करेगा, वो अपनी सेल्स को कम शो करना चाहता है, दिखाता है वो इस तरीके से, या अपने एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करके दिखाता है, बढ़ाकर दिखाता है। तो हमें बस इसी को एनालाइज करना है, हमें बस इसी को एनालाइज करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने अपनी इनकम कम शो की हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने अपने ज़्यादा एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है, एबनॉर्मली हाई एक्सपेंसेस दिखाए हुए हैं। तो ये किस तरीके से पता चलेगा कि उसने एबनॉर्मली हाई एक्सपेंसेस दिखाए हुए हैं, कि कौन कौन से गलत एक्सपेंसेस हैं। गलत का मतलब क्या है, इनकम टैक्स कहता है कि ऐसे एक्सपेंस यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, बट उसने ये भी लिखे हुए हैं। क्योंकि लिखने से क्या होगा, जैसे ही वो एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखेगा उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, उसके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे और प्रॉफिट उसका कम शो होगा, जिससे कि टैक्स भी वो कम देना चाहता है। बट हम उसको बोलेंगे नहीं सर, हम आपकी कंप्यूटेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ दीज सेक्शंस, एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस, और पीजीबीबी में स्पेसिफिकली सेक्शन 28 से 44 की तरीके से करेंगे, जिस तरीके से आपकी करेक्ट आपका प्रॉफिट या करेक्ट आपकी इनकम शो हो जाए। क्लियर है? तो टू सम अप, जितनी बातें मैंने अभी करी हैं, हम लोग हेड कर रहे हैं पीजी, एक ही लाइन में ख़त्म करना चाहूँगा इसको। अभी तक हम लोग अपना पीजीबीपी हमने शुरू किया है, सेक्शन 28 से लेकर 44 तक हमें डिस्कस करने हैं इस पर्टिकुलर हेड में। मेनली हम बेस लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें एनालाइज करना है, बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, जिससे कि हम अपनी करेक्ट इनकम एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस कंप्यूट कर सकें। कितनी बातें समझ में आती हैं? ठीक है, अब सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सेक्शन 28। अच्छा आप मुझे बताइए, ठीक है, नॉर्मली पूछ रहा हूँ, ठीक है, सोचिएगा अपने आप, सैलरी में कौन कौन से हेड आते थे? सैलरी में आते थे हमारे पास सेक्शन 15 से लेकर 17, ठीक है, इतने सेक्शंस कवर्ड थे, सॉरी सैलरी में इतने सेक्शंस आते थे, मैं सॉरी हेड मैंने गलती से बोल दिया। हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन से सेक्शंस कवर्ड थे? 22 से लेकर 27। आप मुझे बता सकते हैं सैलरी का जो फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 15 था, हम इसको क्या बोलते थे? चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। याद आ गया? 22 हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन 22 था, हम इसको क्या बोलते थे? चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है चार्जिंग सेक्शन का? इस सेक्शन को पढ़कर हमें समझ में आता है कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा था देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग होनी चाहिए, असेसी उसका ओनर हो, तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। अगर बिल्डिंग नहीं है, खाली एक लैंड है, इट्स जस्ट अ वेकेंट लैंड, तो हम ऐसी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानते थे।
पक्का ना हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, बिल्डिंग होना ज़रूरी है। तो चार्जिंग सेक्शन पढ़कर हमें समझ में आता है कि कौन कौन सी इनकम उस पर्टिकुलर हेड को बिलोंग करती है। 15 में देखा था एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना ज़रूरी था। इसी तरीके से पीजीबीपी में सेक्शंस आ रहे हैं, पीजीबीपी में सेक्शंस आ रहे हैं 28 से लेकर 44 तक, और सेक्शन 28 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। चार्जिंग सेक्शन का मतलब है कि ये सेक्शन हमें बताता है कि कौन सी इनकम पीजीबीपी में जाएगी। सेक्शन 28 पढ़कर हमें समझ में आता है कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ नोट्स बनाएं। ठीक है, ऑल्दो आपकी बुक में मोस्टली सारी चीज़ें हैं, मेंशन है सारी चीज़ें, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप जब अपने एग्ज़ाम से पहले, आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले जब कभी भी देखना चाहते हैं या फिर रिवीजन करते समय देखना चाहते हैं, तो मेनली अपने नोट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे इस तरीके से। तो प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग नोट्स विद मी। ऊपर लिखिएगा हेडिंग पीजीबीपी, पीजीबीपी पूरा नाम भी लिख दीजिएगा, प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर हम फर्स्ट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। हमें टोटल सेक्शन डिस्कस करने हैं सेक्शन 28 से लेकर, आप लोग प्लीज़ अपने नोट्स में लिखें, हेडिंग डाल दें, सेक्शन 28 से लेकर 44। एंड वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 28, जो डील करता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। क्या मतलब हुआ चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी का? इस सेक्शन को पढ़कर हमें समझ में आता है कि कौन कौन सी इनकम हमारी बिजनेस के हेड में जाने वाली हैं। तो ऑल्दो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन बहुत सिंपल सा था, जितनी भी आपको इनकम मिलती है अपने एम्प्लॉयर से या एक्स एम्प्लॉयर से, वो आपकी सैलरी इनकम होती थी। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन भी 1-2 लाइन का ही था। बिल्डिंग होनी चाहिए, असेसीज का ओनर हो या डीम्ड ओनर हो, डीम्ड ओनर याद है? ठीक है, असेसीज का ओनर हो या डीम्ड ओनर हो, अपने खुद के बिजनेस में यूज़ ना करे तो वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाती थी उससे इनकम। 28 कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं। ठीक है, वो कहता है कि जितनी भी चीज़ें सेक्शन 28 में लिखी हैं, इसका मतलब ऐसी इनकम हमारी बिजनेस इनकम होगी। तो मैं कुछ पॉइंट वाइज लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी बिजनेस या प्रोफेशन। लिखिएगा, फिर समझाता हूं मैं आपको। कैरीड बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्लीज लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम, हम लोग कर रहे हैं चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन। कि एनी बिजनेस, प्लीज अंडरलाइन कीजिएगा एनी बिजनेस को। प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस, एनी बिजनेस का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह का बिजनेस हो आपका। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, किसी भी तरह का बिजनेस है, इवन लीगल बिजनेस है या इलीगल बिजनेस है, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है
प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का इलीगल बिजनेस है, इलीगल बिजनेस समझते हैं, विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जैसे किसी का किडनैपिंग का बिजनेस है, तो क्या उसकी इनकम होती होगी? हाँ जी, इनकम होती होगी। सर वो तो इंडियन पीनल कोड में या फिर उसके ऊपर दूसरे क्रिमिनल एक्ट्स लगेंगे, वो बात सही है, उसके ऊपर कोई दूसरे क्रिमिनल प्रोविजंस, क्रिमिनल एक्ट लगेंगे, बट साथ साथ में अगर उसकी इनकम वहाँ से पता चली तो उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है, इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस, इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस, चाहे वो लीगल बिजनेस हो चाहे वो इलीगल बिजनेस हो। मैं लिख देता हूँ ऊपर साफ साफ, वेदर इट इज़ लीगल बिजनेस और इलीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस वाले को भी इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा अगर उसको वो पकड़ा गया तो, ठीक है। बाकी दूसरे उसको दूसरी पेनल्टी, दूसरे पनिशमेंट्स मिलेंगी, वो बात अलग है, बट साथ साथ में इनकम टैक्स भी लिया जाएगा उससे। तो साफ साफ लिख दिया प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट से भी है और नेगेटिव प्रॉफिट से भी है, मतलब यहाँ पर लॉसेस भी इंक्लूडेड हो जाते हैं, क्योंकि कोई बिजनेस करते समय अगर लॉस आ गया तो वो भी हमारा बिजनेस के हेड में ही तो आएगा ना, लॉस भी, ठीक है। क्या लॉस आएगा तो फिर उसको इग्नोर कर देंगे? नहीं जी, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे प्रॉफिट आने से आपको टैक्स देना पड़ता है, तो लॉस आने से टैक्स सेव भी होता है। सेव होने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आ रही है 4 लाख और किसी के बिजनेस से लॉस आ गया 1 लाख रुपीज़ का, तो फिर इस साल कितनी इनकम हुई टोटल? हाउस प्रॉपर्टी से 4 लाख पॉजिटिव, बिजनेस से 1 लाख नेगेटिव, तो हम फिर 3 लाख के ऊपर टैक्स देते हैं। हम सेट ऑफ कर सकते हैं अपने लॉसेस को। ये बात ऑल्दो हमें सेट ऑफ में देखनी है, बट मुझे बताना है यहाँ पर कि लॉसेस भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम उसको कंप्यूट नहीं करेंगे। कंप्यूटेशन करते समय, किसी की भी व्यक्ति की टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करते समय हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखते हैं। एग्री हैं? तो साफ साफ लिखा है यहाँ पर, प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, कैरिड बाय द असेसी, जो भी असेसी बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, एट एनी टाइम, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या हो जाता है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? मतलब क्या ज़रूरी है कि वो पूरे साल बिजनेस करे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उसने साल में 2 महीने भी बिजनेस करा है, पर बिजनेस किया तो है ना, 1 मंथ भी करा तो है ना, 1 डे भी किया है, फिर बिजनेस बंद कर दिया, एक दिन बिजनेस खोला और फिर बंद कर दिया, अगर उसकी कोई प्रॉफिट या लॉसेस आ गए तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आर यू ऑल गेटिंग दिस? चलिए सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। इसी तरीके से मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड होती हैं हमारे पीजीबीपी के हेड में, ठीक है। सैलरी में और हाउस प्रॉपर्टी में मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, बहुत छोटी बातें थी, बहुत कम बातें थी, बट पीजीबीपी में कंपैरेटिवली कुछ हम ज़्यादा बातें करेंगे। कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में आएंगी? चलिए सेकेंड पॉइंट को मैं आपके साथ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करता हूँ। लेट्स से इनका नाम है मिस्टर अमित, और अभी अभी ये ना लॉयर बने हैं और इन्होंने सोचा कि मैं अपना ऑफिस खोलूँगा, ठीक है। अभी अभी लॉयर बने हैं और इन्होंने अपना ऑफिस खोला, ठीक है। बहुत अच्छा सा इन्होंने एक ऑफिस बनाया, बट अभी इनके पास कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डे गए, कोई क्लाइंट नहीं आया, सेकेंड डे गए, कोई क्लाइंट नहीं आया, रोज़ अपने ऑफिस जाते हैं बट क्लाइंट नहीं आ रहा है। एक हफ्ता हो गया, 1 वीक हो गया, कोई क्लाइंट नहीं आया। 2 वीक्स हो गए, कोई क्लाइंट नहीं। 1 मंथ हो गया, कोई क्लाइंट नहीं आया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 6 महीने हो गए मान लेते हैं। 6 महीने तक इनके पास, फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स, इनके पास कोई क्लाइंट अभी तक इनके ऑफिस में नहीं आया है। थोड़े परेशान भी हो गए, अमित यार कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या करूं, बट इट टेक्स टाइम। तो 6 महीने तक इनके पास कोई क्लाइंट नहीं आया। एक दिन ये सुबह सुबह 6 महीने के बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं रोज़ ऑफिस जाऊंगा और क्लाइंट्स आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो कुछ टाइम के बाद इनके पास एक क्लाइंट आता है। सुबह सुबह गए, इन्होंने अपना ऑफिस खोला, ठीक है। अभी कोई स्टाफ वगैरह भी नहीं रखा था, क्योंकि सैलरी भी कहाँ से देंगे उनकी, अभी कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा है, अभी इनका ज़्यादा प्रोफेशन अभी चल नहीं रहा है।
तो खुद ही जाकर अपना ऑफिस वगैरह खोला इन्होंने। तो सुबह सुबह इनके पास एक क्लाइंट आ जाता है, ठीक है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ, ओके, इनका नाम है, मैं रख देता हूँ, इनका नाम है मिस्टर ओब्रॉय। ठीक, लिखिए मैंने स्पेलिंग। इनका नाम है मिस्टर ओब्रॉय, ठीक है। तो मिस्टर ओब्रॉय इनके पास आते हैं और मिस्टर ओब्रॉय ये कहते हैं कि सर मुझे आपसे, आप मेरा प्लीज़ केस ले लीजिए। अमित इनसे कहते हैं कि मैं काफ़ी बिजी हूँ, केस नहीं ले पाऊँगा, मतलब ऐसे बोलते हैं, दिखाते हैं कि मैं काफ़ी बिजी हूँ। तो अमित इनसे कहते हैं कि मैं काफ़ी बिजी हूँ सर, मैं आपका केस ले नहीं पाऊँगा, या थोड़ा सा ऐसे। तो ओब्रॉय जी कहते हैं नहीं सर, आप ही को मेरा केस लेना पड़ेगा। अमित कहते हैं ठीक है, आप अपना केस बताइए। तो ओब्रॉय कहते हैं कि मेरे ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, ठीक है, मर्डर के चार्जेस हैं। अब इतने का अच्छा, थोड़ा अमित डर जाते हैं, एकदम फर्स्ट केस आया, वो भी मर्डर का केस आया है। तो अमित पूछते हैं ओब्रॉय से, मिस्टर ओब्रॉय मर्डर किसने किया है? ओब्रॉय अपनी पॉकेट से एक गन निकालते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक गन रख देते हैं, उसका पॉइंट भी इनकी तरफ, अमित की तरफ करते हुए रख देते हैं और कहते हैं कि मैंने मर्डर किया है। ओब्रॉय कहते हैं कि मैंने मर्डर किया है और मेरे ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं। तो अमित को पता चल जाता है यार इन्होंने मर्डर किया है, इन्हीं के ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं। केस तो मैं पहला केस है, वो भी लगभग इतना अच्छा केस नहीं है, मैं हार ही जाऊंगा इस केस में। तो अमित सोचते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मुझे बताइए केस लेंगे या मना कर देंगे? ऑब्वियसली केस लेंगे, ठीक है, इनको पता है इनके पास पहले से कोई बिजनेस नहीं है, फर्स्ट क्लाइंट आया है, मना नहीं करेंगे। दूसरी बात है, इतना तो लॉ ये भी जानते हैं कि एक मर्डर की सज़ा भी फांसी तक जा सकती है, 2 मर्डर की सज़ा भी फांसी तक जा सकती है। ऑलरेडी वहाँ पर वेपन भी रख दिया है और उसका पॉइंट भी मेरी तरफ है, तो कोई रिस्क नहीं लेगा। एग्री हैं? तो अमित सोचते हैं कि बॉस केस तो लेना पड़ेगा, इनसे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा मांग लेता हूँ, ठीक है, बल्कि और डबल ट्रिपल मांग लेता हूँ इनसे फ़ीस, ठीक है, क्या पता ये मना कर दें खुद ही केस देने के लिए। तो अमित इनसे कहते हैं ठीक है सर, मैं आपका केस ले लूँगा और मेरी जो लीगल फ़ीस रहेगी वो रहेगी 20 लाख रुपीज़। ओब्रॉय कहते हैं डन। ओब्रॉय एकदम उस पर एग्री हो जाते हैं 20 लाख रुपीज़ पर, और इनको 10 लाख रुपीज़ एडवांस भी दे देते हैं। 10 लाख रुपीज़ एडवांस दे दिया और इन्होंने बोला, ओब्रॉय ने, बाकी के पैसे, बाकी के 10 लाख रुपीज़ मैं दूंगा जब हमारा केस का डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ओब्रॉय ने बोल दिया कि चाहे आप जीते या हारें कोई बात नहीं, मैं आपको 10 बाकी के पैसे भी दे दूंगा। मुझे बताइए 20 लाख रुपीज़ जो इनको, अमित को मिलेंगे, 10 तो अभी मिल गए, 10 बाकी बाद में मिलेंगे जब इसका डिसीजन आएगा, तो ये कौन सी इनकम है? ये कौन से हेड की इनकम है? अमित की इनकम हो गई क्या ये? हाँ सर, ये एक तरीके से ग्रॉस रिसिट्स है, इसमें से जो भी एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करेंगे, और बट इनकम है कुल मिला के। मान लेते हैं इनके एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, ये सेल्स हो गई इनकी, ग्रॉस रिसिट्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, मैं मान लेता हूँ एक मिनट के लिए एक्सपेंसेस 0 हैं इनके, तो पूरी 20 लाख की इनकी इनकम हो गई। कौन से हेड की इनकम हो गई? बिजनेस की इनकम होती है। एग्री आप मुझसे? ये इनकम बिजनेस की हो गई है। हम लोग जानते भी, हमने लिखा भी है, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, तो यहाँ पर लीगल प्रोफेशन है, लॉयर है ये। कैरिड बाय द असेसी, असेसी कैरी आउट कर रहा है, अमित इसको कैरी आउट कर रहे हैं। कैरिड बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हाँ प्रीवियस ईयर में ये बिजनेस कर रहे हैं, तो ये इनकम कौन सी हो गई? पीजीबीपी की। पॉइंट नंबर 1 इसको कवर कर लेता है, पक्का ना? ऐसी इनकम को पॉइंट नंबर 1 कवर कर लेगा। पॉइंट नंबर 1 मेनली हर तरह की इनकम को जो भी कोई व्यक्ति बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है उसको कवर कर लेगा। फिर भी हम कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, जो जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या ये बिजनेस की इनकम होगी या किसी और हेड की इनकम होगी, तो वहाँ पर क्लियर करा है सेक्शन 28 ने कि जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर कवर करूँगा, सेक्शन 28 ये कहता है जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर कवर करूँगा वो सब पीजीबीपी की इनकम होने वाली है हमारी, वो सारी की सारी इनकम हमारी पीजीबीपी की होने वाली है। कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल,
तो लेट से अमित ने इनका केस ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर पढ़ना शुरू करा, केस को हियरिंग्स पर जाना, रिप्रेजेंटेशन कोर्ट वगैरह में गए, ये 1-2 बार डेट्स भी लगी और फिर कोर्ट का डिसीजन आ गया। और अमित ने इतने अच्छे से केस को प्रेजेंट करा कि मिस्टर ओब्रॉय को से चार्जेस सारे हटा दिए गए मर्डर के, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर अमित ये केस जीत गए। ओब्रॉय जी काफ़ी खुश हैं, ठीक है, ओब्रॉय काफ़ी खुश हैं कि इनके लॉयर ने इनको केस जिता दिया है, ठीक है, ही वॉन द केस। तो ओब्रॉय ने एक और ब्रीफ केस लेकर आए थे, उसमें 10 लाख रुपए थे, बाकी के 10 लाख रुपए भी अमित को दे दिए। तो अमित को टोटल 10 लाख पहले एडवांस में मिल चुके थे, 10 लाख और मिल गए, तो इनको अपने 20 लाख रुपए मिल गए, विच इज़ हिज पीजीबीपी इनकम। पक्का, मतलब पीजीबीपी के इनकम के हेड में आएगा, एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो माइनस कर लेंगे, वो पता लगे। ओब्रॉय काफ़ी ज़्यादा खुश है। ओब्रॉय ने पूछा, ठीक है, जिस दिन जब कोर्ट में थे, ये कोर्ट का डिसीजन आ चुका था, ठीक है, ओब्रॉय के चार्जेस से सारे वो रिलीव हो गए हैं। ओब्रॉय ने अमित से पूछा, अमित सर थैंक यू, ये लीजिए आपके बाकी के पैसे वगैरह सब कुछ दिया। फिर ये पूछा कि आप आए कैसे हैं, मतलब कोर्ट में आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए हैं, ठीक है। अमित ने बोल दिया कि सर मैं तो ऑटो से आया हूँ, ठीक है, तो ऑटो से आए थे, इनके पास अपना व्हीकल भी अभी नहीं था, अभी तो पहला इनको केस मिला था, ठीक है, अभी इन्होंने अपना प्रोफेशन सेटअप करना है, शुरू किया है। तो ओब्रॉय ने इनको क्या करा, ओब्रॉय ने कहा कि ये लीजिए गाड़ी की चाबी, और अपनी कार भी गिफ्ट कर दी, अपनी कार भी गिफ्ट कर दी अमित को, इन एडिशन टू दिस 20 लाख। 20 लाख के अलावा अपनी कार भी अमित को गिफ्ट कर दी। क्वेश्चन ये है कि 20 लाख तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो पीजीबीपी की इनकम में आएगा, पॉइंट नंबर 1 स्पेसिफिकली कवर कर देता है, प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन। बट ये जो कार मिल रही है, ये जो ओब्रॉय ने इनको कार दी है, क्या ये भी अमित की इनकम है? क्या ये जो गिफ्ट मिला है इनको अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, क्या ये भी हमारे बिजनेस की इनकम होती है, या किसी और हेड की इनकम होती है, या इनकम होती भी है या नहीं होती है? सेक्शन 28 ने साफ साफ क्लियर करा है। सेक्शन 28 का सेकंड पॉइंट लिखेगा, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एनी गिफ्ट्स या परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स मतलब फैसिलिटीज़, एनी जानते हैं आप लोग, सैलरी में पढ़ा था आपने, एनी गिफ्ट्स या परक्यूजिट्स रिसीव्ड फ्रॉम clients या customers during the course of business, during the course of business या profession, ये भी हमारी business income होती है। Are you all getting this? Any gifts, किसी भी तरह के गिफ्ट्स हो, कैश में हो, काइंड में हो, किसी भी तरह के गिफ्ट्स हो, तो उसकी वैल्यू निकाली जाती है कि कितने की इसकी वैल्यू होगी, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है किसी भी तरह के गिफ्ट्स की या परक्यूजिट्स की। अगर हमें अपने क्लाइंट से या कस्टमर से मिलें, क्यों? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर बिजनेस या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर प्रोफेशन, अपना बिजनेस करते हुए या अपना प्रोफेशन करते हुए जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, किससे? अपने कस्टमर से, ठीक है। आपका रिलेटिव अगर आपको गिफ्ट दे देता है, बिजनेस कोर्स में नहीं, आपके अंकल आपको गिफ्ट दे देते हैं, आपके दादाजी आपको गिफ्ट दे देते हैं, वो IFOS में गिफ्ट होता है। हमने गिफ्ट की बातें सैलरी में भी पढ़ी थी। कैश गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिले, पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। इन काइंड में मिले तो 5000 से ऊपर होता है तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है, याद है? तो गिफ्ट्स सैलरी में भी आता है। अगर हमें अपने एम्प्लॉयर से मिले तो ये सैलरी इनकम होती है। अगर हमें अपने कस्टमर से मिले या क्लाइंट से मिले तो वो हमारी पीजीबीपी की इनकम होती है। हमारे जो दोस्त हमें गिफ्ट देते हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हमें गिफ्ट देते हैं, तो उसको हम IFOS में पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेटिव से गिफ्ट्स एग्जाम्प्ट वगैरह भी होते हैं तो वो IFOS का पार्ट है। बट मुझे आपको बताना है कि गिफ्ट्स हमारे 3 हेड्स में आते हैं।
दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सैलरी में भी हमने गिफ्ट डिस्कस किया जो हमें एम्प्लॉयर से मिला। ये गिफ्ट हमें अपने क्लाइंट से या अपने कस्टमर से मिला है, क्लाइंट से या कस्टमर से मिला है, ये गिफ्ट भी हमारा पीजीबीपी का गिफ्ट है। फ्रेंड से या रिलेटिव से भी हम गिफ्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज IFOS। सब लोग समझ गए हैं? तो सेकेंड पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है, एनी गिफ्ट्स या परक्यूजिट्स रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स या कस्टमर्स, ये जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं ये भी हमारी बिजनेस इनकम होती है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। ओबरॉय ने 20 लाख रुपीस दिए प्रोफेशनल फ़ीस के, ये भी हमारी बिजनेस इनकम। इसके साथ अगर हमें कोई गिफ्ट भी दे दिया है हमारे क्लाइंट ने या हमारे कस्टमर ने, तो ये भी हमारी बिजनेस इनकम ही होगी। आर यू ऑल गेटिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। थर्ड पॉइंट, any salary, bonus, commission या फीस और अदर अमाउंट या एटसेट्रा लिख देता हूं, received by partners from his partnership firm ये भी पीजीबीपी होता है। आई एम रिपीटिंग, किसी भी तरह की सैलरी, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्लास 11th में या 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पार्टनर्स को सैलरी वगैरह, बोनस, कमीशन वगैरह मिलती है अपनी पार्टनरशिप फर्म से। तो अगर पार्टनर को सैलरी मिले, देखो पार्टनर को, देखो नाम में लिखा है सैलरी, तो क्या पार्टनर को सैलरी हेड में जाता था, सेक्शन 15 में जाता था? द आंसर इज नो। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, अगर पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होता, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होता तो सैलरी में नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इस केस में अगर आपको सैलरी मिल रही है बट यू आर अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, आपको कोई बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, किसी भी तरह का अमाउंट मिल रहा है, किससे? पार्टनरशिप फर्म से। पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको अमाउंट मिल रहा है, ये आपकी पीजीबीपी की इनकम होती है। I'm अगेन रिपीटिंग, मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है ABC एंड एसोसिएट्स, और इसमें 3 पार्टनर हैं, A, B और C, 3 पार्टनर हैं। A को सैलरी मिलती है या B को सैलरी मिलती है, C को सैलरी मिलती है, तो A की इनकम होगी, B की इनकम होगी, C की इनकम होगी। कौन से हेड की? पीजीबीपी की। क्या सैलरी, नाम सैलरी होने से सैलरी नहीं होगा? प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, नाम सैलरी होने से सैलरी नहीं हो जाता है। देयर मस्ट बी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, तो सैलरी के हेड में जाता है, सेक्शन 15 से लेकर 17 वाला हेड। बट यहां पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, यहां पर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में मुझे बताइए, एक पार्टनर में और एक फर्म में क्या रिलेशनशिप है? सर ये तो ओनर ही है। क्या ये मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। तो ऐसी इनकम जब मिलती है पार्टनर्स को अपनी फर्म से, तो वो पीजीबीपी की इनकम होती है। ठीक है, अब इसकी कंप्यूटेशन वगैरह, इसको कितना पीजीबीपी इनकम मानते हैं, ये बातें हम लोग और डिस्कस करेंगे, आगे एक सेक्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऑल्सो रेफर सेक्शन 40 स्मॉल b। 40 स्मॉल b एक सेक्शन आएगा, अभी नहीं करना है, काफ़ी आगे। पीजीबीपी के हेड में ही मुझे एक सेक्शन बताना है, पूरी एक क्लास लगेगी 40 स्मॉल b के ऊपर। तो यहाँ पर मैं और डिस्कस करूँगा जो पार्टनरशिप फर्म के बारे में चीज़ें होती हैं कि
हम किस तरीके से सैलरी, बोनस या कमीशन, पार्टनर की इनकम बनाते हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ऑल्दो वो हमें आगे डिस्कस करना था, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर। शेयर ऑफ प्रॉफिट received by partner from firm is exempt। मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करना नहीं चाह रहा था, बट फिर भी ओवरव्यू बताकर मैं यहाँ पर आगे चला जाऊँगा, क्योंकि ये मुझे आगे का पॉइंट है। फिर भी मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ये लिख लीजिए पहले, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म की जो भी इनकम आती है उसमें से जो पार्टनर्स को शेयर मिलता है, पार्टनर्स दोबारा टैक्स नहीं देते उस पर, वो एग्जेम्प्ट होता है। इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो एग्जेम्प्ट होता है। मैं आपको बता देता हूँ आपको। लेट्स से एक ABC एंड एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है। ABC एंड एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है। इसमें 3 इक्वल पार्टनर्स हैं, A, B और C। आगे की बातें हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएंगी अभी इसको, ठीक है? हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट स्टिल ABC एंड एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म। हम लोग जानते हैं कि फर्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ असेसी। फर्म भी एक असेसी होता है। याद है ना आपको, हमने शुरू में पढ़ा था, एक इंडिविजुअल असेसी होता है, एक कंपनी असेसी होती है, पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो एन असेसी। और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर टैक्स का रेट क्या है? ठीक है, याद है आपको, टैक्स का रेट होता है इसके ऊपर 30%। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर 30% के टैक्स के रेट्स होते हैं। अब लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म का एक P&L अकाउंट है। आप खुद का एग्जाम्पल मानिए, आप और आपके 2 दोस्त हैं, A, B और C। आप 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? यू आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आपकी सेल होती है, लेट से आपकी सेल होती है 50 लाख रुपीज़ की, 50 लाख की आपकी सेल हो जाती है, ठीक है? इसमें से कुछ आपके एक्सपेंसेस भी हैं। लेट से आपके एक्सपेंसेस हैं 38 लाख रुपीज़ के, आपके एक्सपेंसेस भी हुए। बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, मैंने कंबाइंड लिख लिया 38 लाख रुपीज़ के। मुझे बताइए आपको कितना प्रॉफिट मिला इस फर्म से? आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एग्री है ना? पार्टनरशिप फर्म को टैक्स भी देना पड़ेगा ना, कितना परसेंट? 30% टैक्स देना पड़ेगा। बट लेट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 12 लाख रुपीज़। 50 लाख माइनस 50 लाख माइनस 38 लाख, 12 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। मुझे बताइए, पार्टनरशिप फर्म को टैक्स देना पड़ेगा कितना? 30%। टैक्स कौन देगा? फर्म। पक्का फर्म देगी। फर्म का मतलब कौन होता है कि एक्चुअली पैसे कौन देगा? फर्म है कौन? फर्म कौन है? ये फर्म कौन है? फर्म तो आप तीनों को मिलाकर बनती है ना, A, B और C को। जब हम कहते हैं कि फर्म कोई खर्चा करेगी, फर्म का मतलब कोई फोर्थ, कोई चौथा बंदा नहीं आएगा पैसे देने के लिए, कोई स्ट्रेंजर नहीं आएगा पैसे देने के लिए। पार्टनर्स को ही खर्चा करना पड़ता है। जो भी फर्म का खर्चा होता है, मतलब पार्टनर्स का खर्चा हो रहा है एक तरीके से, ठीक है? देखा जाए तो प्रैक्टिकली देखो ना, सोचो, मतलब बिल्कुल अकाउंटिंग या नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, एक नॉर्मल समझो। एक पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? किसको बेयर करने पड़ेंगे वो एक्सपेंसेस? पार्टनर्स को, ठीक है? तो जब मैं ये कहता हूँ कि फर्म को 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो एक तरीके से इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? इनडायरेक्टली ABC के ऊपर ही पड़ रहा है इसका बर्डन भी। तो इसमें से फॉर एग्जांपल 12 लाख में से 30% टैक्स, 12 लाख का 30% टैक्स मतलब 3.6 लाख, ये टैक्स देना पड़ा। 3.6 लाख का टैक्स देना पड़ा। बाकी कितना बच गया? हमारे पास बच गए 8.4 लाख। दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पक्का? नेट प्रॉफिट भी बोल सकता हूँ, बट मैंने इसको पैड बोल दिया, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे बताइए 8.4 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
बिटवीन ए, बी और सी। पक्का? इस 8.4 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी में 2.8 लाख, 2.8 लाख और 2.8 लाख। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ए, बी और सी में इक्वल पार्टनर्स थे ये, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अब ए, बी और सी इस 2.8 लाख के ऊपर दोबारा से टैक्स देंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, कहीं से मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, पर नॉर्मली सोचो, क्या आप लोग अभी इसके ऊपर 30% टैक्स देकर आए हैं? ठीक है, आप लोग अभी इस 12 लाख के ऊपर 30% टैक्स दिया। किसने टैक्स दिया? फर्म ने। फर्म का मतलब क्या? आप तीनों ने ही तो टैक्स दिया ना 30%। 12 लाख के ऊपर आप तीनों ने मिलकर 12 लाख अर्न करे, उसके ऊपर 30% टैक्स आप तीनों ने मिलकर दिया, मतलब कुल मिला के फर्म ने दिया। नाउ यू आर लेफ्ट विद 8.4 लाख। अब 8.4 लाख के जब 3 हिस्से हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो क्या आप इसके ऊपर भी दोबारा से टैक्स दोगे? द आंसर इज नो। सेक्शन 10 में साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ाऊंगा एग्जेम्प्ट इनकम में, जब आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है तब आप इस पर दोबारा टैक्स नहीं देते हो। एग्री हैं? यही बात मैंने यहाँ पर लिखवाई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म इज एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अभी लिख लीजिए, मुझे आगे और डिस्कस कराना था, बट आई बिलीव आपको काफ़ी हद तक ये वाले पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हाँ, अगर सैलरी, प्रॉफिट नहीं, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिलता है तो वो पीजीबीपी की इनकम होती है। ठीक है, ये बातें मैं और डिस्कस करूँगा, इसके ऊपर सेक्शन 40 स्मॉल बी में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट स्टिल उनको अभी अपने पास रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये सही टाइम नहीं है उनको आंसर्स करने का, बट स्पेसिफिकली इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 40 स्मॉल बी में। ओके, जल्दी से 3 पॉइंट्स जल्दी से डिस्कस करते हैं, और भी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स एक बार पढ़ लें। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 28, जो बातें करता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी का मतलब है कि कौन कौन सी इनकम हमारी बिजनेस की इनकम मानी जाती हैं, कौन कौन सी इनकम हमारी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। फर्स्ट पॉइंट काफ़ी कॉमन है, हर कोई समझता है कि किसी भी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन करने से इनकम होती है तो वो ऑब्वियसली पीजीबीपी होगी, ये तो सब लोग जानते हैं। बट कुछ बातें जो लोगों के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, उनको क्लियर करा है। जैसे कि सेकेंड पॉइंट में, अगर हमें गिफ्ट मिलता है या परक्यूजिट्स मिलते हैं अपने क्लाइंट से या कस्टमर से अपने बिजनेस या अपना प्रोफेशन करते समय, तो ऐसी इनकम, हमारे ऐसे गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं। कैसे टैक्सेबल करेंगे वो बात अलग है, बट हाँ, इतना पता चल गया कि वो टैक्सेबल होंगे हमारे पीजीबीपी के हेड में। थर्ड पॉइंट, पार्टनर्स को जब सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, तो क्या ये भी हमारी इनकम होती है पार्टनर्स की? द आंसर इज यस। यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता, अगर मैं ये आपको ये वाली बात नहीं बताता कि ये 28 में कवर्ड है, तो कुछ कंफ्यूजन आ जाता, क्या ये सैलरी के हेड में आएगा, क्या ये एग्जेम्प्ट होगा, या ये आईएफओएस जाएगा? तो यहाँ पर सेक्शन 28 स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि ऐसी इनकम को आप लेकर जाएंगे पीजीबीपी में। आपको शेयर मिलता है पार्टनरशिप फर्म से अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर अभी अभी आपने फर्म ने टैक्स दिया है, पार्टनर्स दोबारा से टैक्स नहीं देंगे। पार्टनर्स एंड फर्म आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे बातें पढ़ी थी इसकी, यहाँ पर हमने बातें पढ़ी कि अगर यहाँ पर इस तरीके से आपके प्रॉफिट्स का शेयर मिल रहा है तो आप दोबारा से टैक्स नहीं देंगे। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, इतना लिख लिया है सबने? अमाउंट received by the business under key man इंश्योरेंस पॉलिसी। इंपॉर्टेंट बात है एक, काफ़ी बार ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जाता है।
ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स भी मुझसे बार बार पूछते हैं सर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, तो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। सैलरी में भी इसका एक थोड़ा सा रेफरेंस आया था, मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किया था, मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार डिस्कस करना चाहूँगा इसको। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है कि कोई कभी कभी ना हमारे बिजनेस के लिए कोई व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसके ना रहने से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि मान लेते हैं कि आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसमें एक मेन मशीन है, एक मशीन है जो मिस्टर एक्स को बहुत अच्छे से ऑपरेट करना आता है। वो मशीन आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मेनली बिजनेस उस मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है, काफ़ी बड़ी मशीन है वो। मिस्टर एक्स को ही बहुत अच्छे से उसको ऑपरेट करना आता है, बाकी लोग भी थोड़ा जानते तो हैं बट इतने अच्छे से उसको ऑपरेट नहीं करते जितना एक्स करते हैं। मुझे बताइए वो मशीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? जिस तरीके से मशीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टर एक्स भी हैं, क्योंकि एक्स को वो मशीन को बहुत अच्छे से ऑपरेट करना आता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि अगर एक्स को कुछ भी हो जाए, कोई भी अनवांटेड हैपनिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल उनका कोई हाथ कट जाए या फिर मशीन चलाते समय या कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट उनका हो जाए, तो आपके बिजनेस को नुकसान हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, उस नुकसान को ओवरकम करने के लिए, कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम तक आपकी वो मशीन ठीक से चल नहीं पाएगी जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उस पर बहुत अच्छे से ट्रेन स्किल्ड ना हो जाए चलाने में, तो आपको कुछ प्रॉफिट का लॉस हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति की लाइफ पर मिस्टर एक्स जो आपके लिए की मैन है, की मैन मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप उस व्यक्ति की लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं कि अगर उसको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस पॉलिसी का हमें पैसा मिल जाएगा। मतलब किसको मिल जाएगा? बिजनेस को। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता है क्लेम भी उसी को मिलता है, इंश्योरेंस क्लेम भी उसी को मिलता है। वन हु पेज प्रीमियम उसी को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो आपने क्या करा, उस पर्टिकुलर पर्सन जो मिस्टर एक्स है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, उसके ऊपर पॉलिसी ले ली। अगर उनको कुछ हो जाता है तो बिजनेस को क्लेम मिल जाएगा इसका। तो इन केस फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से बिजनेस को क्लेम मिल जाता है, तो बिजनेस को क्या मिला? इनकम मिल गई, क्लेम मिला। तो जितना भी अमाउंट मिला उस इंश्योरेंस पॉलिसी से, अंडर विच पॉलिसी? अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इस स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर हमें पैसा मिलता है तो वो इनकम होती है बिजनेस की अंडर पीजीबीपी। सेक्शन 28 साफ साफ कवर करता है अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमें पैसा मिलता है दैट इज आवर बिजनेस इनकम। पक्का? ये बात मैंने आपको सैलरी में भी डिस्कस की थी, मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ये कहता है, बिजनेस को सिंपैथी होती है, बिजनेस कहता है नहीं ये पैसे ना मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, मैं ये पैसे फॉर एग्जाम्पल उस एम्प्लॉय को ही दे देते हैं, उस एम्प्लॉय को ही दे देते हैं, मान लेते हैं पैसे। तो जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे किसको? बिजनेस को। बिजनेस अगर इसको अपने पास रख लेता है तो उनकी बिजनेस इनकम। ठीक है, अगर वो पैसे अपने पास नहीं रखता है बट वो कहता है कि हम इसको एम्प्लॉय को दे देते हैं, तो एम्प्लॉय की इनकम हो जाती है अंडर द हेड सैलरी। तो एम्प्लॉय की इनकम सैलरी में आ जाती है। ठीक है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ और एम्प्लॉय की डेथ हो गई और ये पैसा मिलता है। अगर इसका पैसा मिलता है, बिजनेस को मिला पर बिजनेस ने अपने पास नहीं रखा बल्कि उसके फैमिली मेंबर को दे दिया, तो फैमिली मेंबर की इनकम होती है आईएफओएस में। ठीक है, फिर 3 चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। की मैन इंश्योरेंस हम 3 चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं। वन इज सैलरी, जैसे हमने गिफ्ट्स डिस्कस किया, गिफ्ट्स अगर एम्प्लॉयर से मिले तो सैलरी, कस्टमर से मिले तो बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर गिफ्ट डिस्कस किया था ना। ठीक है, फ्रेंड से मिले तो आईएफओएस। इसी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर बिजनेस को मिलता है तो पीजीबीपी, एम्प्लॉय को मिलता है तो सैलरी इनकम, सैलरी के हेड में जाता है, उसके फैमिली मेंबर्स को मिलता है तो जाता है हमारे पास हमारा आईएफओएस में।
ठीक है, सबको समझ में आ गया की मैन इंश्योरेंस? की मैन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन हु इज इंपॉर्टेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिफ्थ लिख लिया, ये फोर्थ लिख लीजिएगा। फिफ्थ है नॉन कॉम्पिटिंग फीस। ठीक है, लिखिएगा नॉन कॉम्पिटिंग फीस। नॉन कॉम्पिटिंग फीस का मतलब होता है कंपटीशन ना करने के लिए अगर आपको कोई पैसे मिल जाते हैं, कंपटीशन ना करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। क्या मतलब होता है कंपटीशन ना करने के लिए पैसा मिलना? मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके शहर में, जिस भी आप शहर में रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत अच्छा 4 स्टार या 5 स्टार होटल है। वहाँ पर एक बहुत अच्छा 5 स्टार होटल है, काफ़ी चलता है, वो काफ़ी अच्छा चलता है। उसके सामने ही, फॉर एग्जांपल उस होटल के सामने ही आप अपना छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं, उस होटल के बहुत पास, बिल्कुल ऑलमोस्ट अपोजिट रोड पर, ठीक है, अपोजिट साइड पर ही आप अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में आपका ढाबा इतना नहीं चलता, पर धीरे धीरे आपका ढाबे के ऊपर कुछ डिशेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती हैं और लोग आपके ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। और वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि शाम को जब वो 5 स्टार होटल में लोग जाते थे, उनको भी पता चलता है कि सामने एक ढाबा है, तो वो अपनी जब गाड़ियों में आते थे, वो गाड़ी 5 स्टार की होटल की पार्किंग में पार्क करके सीधा आपके ढाबे पर आ जाते थे। मतलब होटल के मालिक को ये पता चलता है, यार मेरे होटल के सामने एक ढाबा है जो बहुत अच्छा चलता है और हमारे यहाँ पर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं डिनर के समय। अब हमारा होटल जहाँ पर पूरा वेटिंग चलती थी, आज वो पूरा खाली रहता है। तो वो होटल का मालिक क्या करता है, वो आपके पास आता है, ढाबा ओनर के पास वो आता है और वो ये कहता है कि आप अपना ये ढाबा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ले जाइए, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ले जाइए प्लीज़, आप अपना ढाबा यहाँ पर मत खोलिए, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ले जाइए और मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ। तो उस होटल के ओनर ने, ठीक है, ढाबा ओनर को, ठीक है, ढाबे वाले को 10 लाख रुपीज़ दे दिए। किस चीज़ के? कंपटीशन ना करने के पैसे। तो जब आपको कंपटीशन ना करने के पैसे मिलते हैं, उसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिंग फीस। नॉन कॉम्पिटिंग फीस कि आप अपना बिजनेस यहाँ पर मत कीजिए, कहीं दूर कर लीजिए, या कोई और कंडीशन वो लगाता है जैसे भी। बट इस तरह के जब पैसे मिलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिंग फीस। और ये नॉन कॉम्पिटिंग फीस भी सेक्शन 28 में चार्जेबल है। पक्का ये भी हमारी बिजनेस इनकम ही बनेगी। क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, compensation received on breach या termination या modification of बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। लिखिएगा, फिर मैं समझाता हूँ इसको। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन ब्रीच या फिर टर्मिनेशन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपने कोई भी एक बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ। फॉर एग्जांपल आपकी बिज़नेस है और आपको एक मशीन खरीदनी थी। ठीक है, आपको मशीन खरीदनी थी, जिससे आपको मशीन खरीदनी थी उसने कहा कि ठीक है मैं 2 महीने में आपको एक मशीन बनाकर दे दूंगा। आपने उसको कुछ एडवांस दे दिया, बट वो 2 महीने के अंदर बनाकर दे नहीं पाया। ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और वो 2 महीने के अंदर नहीं दे पाया। तो आपने कहा कि नहीं, अब मुझे मशीन नहीं चाहिए और आप मुझे कंपनसेट करो, मुझे नुकसान हो गया है।
तो अगर आपको कुछ वहाँ से पैसे मिलते हैं, यू रिसीव्ड एनी कंपनसेशन ऑन ब्रीच ऑफ एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, तो इस तरह के जो पैसे मिलेंगे, दैट इनकम इज ऑल्सो बिजनेस इनकम। ठीक है, ऑल्दो ये रिकरिंग नेचर पर नहीं होती, बहुत कभी कभी होती है, बट स्टिल अगर ऐसी भी इनकम हो जो आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके आपको पैसे मिलते हैं, दैट इज़ योर बिजनेस इनकम। मैं और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाम सुना है आपने? ठीक है, कॉस्मेटिक्स वगैरह, सोप्स वगैरह में डील करती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मान लेते हैं आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर की एजेंसी ले ली, यू बिकम एन एजेंट। एजेंसी समझते हैं? यू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। और आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर से बोला कि मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, और वो भी नॉर्थ इंडिया का सोल डिस्ट्रीब्यूटर। सोल डिस्ट्रीब्यूटर समझते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आपके अलावा कोई एजेंट एचयूएल नहीं बनाएगा। इसके लिए आपने एचयूएल को एक्स्ट्रा कुछ पैसे भी दिए थे जब आपने इनकी एजेंसी ली थी, जब आपने इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। आप सब लोग समझते हैं कि किसी भी कंपनी की जब हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो वी हैव टू पे द अमाउंट। और आपने कुछ उनको एक्स्ट्रा अमाउंट पे भी किया। किस लिए? क्योंकि आप चाहते थे कि आप नॉर्थ इंडिया में, लेट्स से नॉर्थ इंडिया में आप सोल डिस्ट्रीब्यूटर रहें उसके, कोई और डिस्ट्रीब्यूटर ना बने। मतलब काफ़ी बड़ा बिजनेस है आपका। ठीक है, आप कौन है? यू हैव एन एजेंसी ऑफ एचयूएल, तो आपका अपना बिजनेस है। आप आगे होलसेलर्स को, रिटेलर्स वगैरह को सामान बेचते हैं। और आपने कहा था कि 10 साल तक मैं आपका नॉर्थ इंडिया का सोल डिस्ट्रीब्यूटर रहूँगा, ये कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स यू विल बी द सोल डिस्ट्रीब्यूटर। मान लेते हैं कि एचयूएल ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देती है। उसके पास किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन आ जाता है, और वो पॉलिटिशियन चाहता है कि उसके बेटे को भी नॉर्थ इंडिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिले। तो फॉर एग्जांपल एचयूएल के एमडी का आपके पास फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि हम आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो नॉर्थ इंडिया की हमने 10 साल के लिए दी थी, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमें ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी और को देनी पड़ेगी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं। या फिर ऐसा उन्होंने बोला कि नॉर्थ इंडिया के कुछ ही स्टेट्स को, फॉर एग्जांपल पंजाब में ही आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप होगी, फिर आपकी जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, राजस्थान, यहाँ सब में नहीं होगी। ठीक है, लेट्स से मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को। तो इन केस अगर आपके पास एजेंसी थी, मतलब यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, और आपके कॉन्ट्रैक्ट को, एजेंसी को टर्मिनेट किया जाता है या मॉडिफाई करा जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो आप कहते हैं ठीक है सर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना चाहते हैं ठीक है, बट आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। और मान लेते टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे लिखा हुआ था कि 10 साल से पहले अगर ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट या मॉडिफाई हुआ तो 5 करोड़ कंपनसेशन देनी पड़ेगी। एग्री है? सब लोग समझ गए? फैक्ट्स क्लियर हैं? आपके पास एजेंसी थी एचयूएल की, आप सोल डिस्ट्रीब्यूटर थे, और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कि 10 साल तक ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप नॉर्थ इंडिया की किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलेगी तो मुझे लेट से 5 करोड़ का कंपनसेशन मिलेगा। एचयूएल ने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करा और एचयूएल आपको 5 करोड़ रुपए दे रही है, तो यू आर गेटिंग एन इनकम। 5 करोड़ आपकी इनकम है। आई एग्री, आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप जा रही है, बट स्टिल 5 करोड़ तो मिले ना आपको, तो दैट इज योर इनकम। तो 5 करोड़ जो आपकी इनकम होती है, ये कौन से हेड में जाएगी? साफ साफ लिख दिया है, ये भी कंपनसेशन रिसीव्ड है ऑन द ब्रीच ऑफ अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी भी तरह का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, इंक्लूडिंग एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ऐसी कंपनसेशन जब मिलती है तो ये भी हमारे जाती है पीजीबीपी में। साफ साफ क्लियर है, लिख दिया है, पीजीबीपी में जाएगी। इनफैक्ट अभी मैं आपको बुक से भी पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, लेट्स से एमडी हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी है और वो मैनेजिंग डायरेक्टर है लेट्स से रिलायंस पावर लिमिटेड के। ठीक है, रिलायंस पावर लिमिटेड के वो एमडी हैं। फॉर एग्जांपल दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लेती है, उसके काफ़ी शेयर्स खरीद लेती है रिलायंस पावर के, और वो मुकेश अंबानी को भी एज अ डायरेक्टर वहाँ से हटाना चाहती है लेट्स से, और वो उनको मुकेश अंबानी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही है, उसकी डायरेक्टरशिप हटा रही हैं, और अब मुकेश अंबानी मैनेज नहीं करेगा। वो कंपनी बोलती है उनको कि अब आप मैनेज नहीं करेंगे, आपके बदले कोई मिस्टर जेड है ये मैनेज करेंगे, और मुकेश अंबानी को कंपनसेशन दी जाती है। तो इनकेस जब मुकेश अंबानी को कंपनसेशन मिली
तो दैट कंपनसेशन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर पीजीबीपी, जो कंपनसेशन मिलेगी बिकॉज वो किसी इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी, कोई भी कंपनी हो विच इज़ ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो अगर उसको जो मैनेज कर रहा था उसके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है, कौन मैनेज करता है? मेनली मैनेजिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स। तो इनको जो पैसे मिलते हैं, इनको जो कंपनसेशन मिलती है कि हम अब आप मैनेज नहीं करेंगे या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा कर्टेल कर दिया, कम कर दिया, तो उस केस में भी ऐसी इनकम भी हमारी पीजीबीपी की इनकम बनेगी। तो मुकेश अंबानी को अगर कंपनसेशन मिलेगी तो दैट इनकम इज ऑल्सो कवर्ड अंडर पीजीबीपी। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो ये सारी चीज़ें 6 पॉइंट में कवर्ड हैं। 7th पॉइंट लिखिएगा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स अगर मिलते हैं आपको, एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जब आप इंडिया से बाहर अपने कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना, ठीक है ना, इंडिया के बाहर। और आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप लोग एक्सपोर्ट करें। तो काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती हैं। फॉर एग्जांपल आपको कैश असिस्टेंस देती है। वो कहती है कि जैसे कोई एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को वो लोग प्रमोट करते हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं और साथ साथ में आपको हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे, सब्सिडी देंगे, ग्रांट देंगे या कैश असिस्टेंस देंगे जिससे कि आप एक्सपोर्ट कर सकें। तो जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर किसी की भी व्यक्ति की तरफ से जो पैसे मिलते हैं एज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ये इनकम भी हमारी पीजीबीपी इनकम ही होती है। किसी और तरह के भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं। एक होता है ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लेता हूँ, लाइक एक तो होता है कैश असिस्टेंस, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश असिस्टेंस। समझते हो? मतलब गवर्नमेंट ने या किसी भी व्यक्ति ने, जनरली गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आपको वो पैसे देती है एक्स्ट्रा। या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है आपको। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर से कोई चीज़ें जब इंपोर्ट करते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है ना। फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेटर बनाना है, आप बाहर से प्लास्टिक लेकर आते हैं। आप जब बाहर से प्लास्टिक वगैरह लेकर आते हैं इंडिया में तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। बट आप क्या बोलते हैं, सर जो मैं बाहर से प्लास्टिक लेकर आ रहा हूँ उससे मैं कैलकुलेटर बनाऊँगा और कैलकुलेटर बनाकर मैं एक्सपोर्ट करूँगा। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब हम आपकी कस्टम ड्यूटी को रिफ़ंड कर देंगे एक तरीके से। तो प्लीज़ बताइए, जब आप बाहर से प्लास्टिक लेकर आए और उसका रॉ मटेरियल लेकर आए तो आपने कस्टम ड्यूटी दी, और अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको एज एन इंसेंटिव आपकी कस्टम ड्यूटी को रिफ़ंड कर रहे हैं। तो जो आपको रिफ़ंड हम लोग कर रहे हैं, दिस इज़ ट्रीटेड एज योर इनकम। तो इसको कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है, मेनली कस्टम का पार्ट है बट स्टिल, तो इसको कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। या फिर सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस क्या होता है? कुछ चीज़ों के लिए आपको पता है इंपोर्ट करने के लिए जब भी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसीजर्स विच यू हैव टू फॉलो, ठीक है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो लोग रेगुलर इंपोर्टर हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको थोड़ा हेल्प करती है, उनको बोलती है कि हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं। लाइसेंस से आपके प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ेंगे और आपको ड्यूटी भी कम देनी पड़ेगी, ड्यूटी भी रिड्यूस रेट से देनी पड़ेगी। तो वो लोग इनको लाइसेंस दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रीक्वेंट इंपोर्टर हूँ, लेट से। फ्रीक्वेंट इंपोर्टर मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता हूँ और गवर्नमेंट से मुझे लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है, जिससे कि मेरी कस्टम ड्यूटी भी कम हो जाती है और मेरे प्रोसीजर्स भी कम हो जाते हैं। और ये
जो लाइसेंस होता है ये ट्रांसफरेबल होता है, मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी बेच सकता हूँ उस लाइसेंस को अगर मैं चाहूँ तो इन केस मेरे पास एक लाइसेंस था, इंपोर्ट लाइसेंस, और अगर मैंने इसको आपको बेच दिया तो जो पैसे मिलेंगे, अगर मैंने इसको आपको बेचा तो मुझे जो पैसे मिलेंगे दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर पीजीबीपी। तो इसको भी पीजीबी में लिखा हुआ है, सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं है, बट स्टिल क्योंकि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की बातें आती हैं तो इसलिए मैंने ये वाले पॉइंट्स टच करा दिए हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराना चाहूँगा। फर्स्ट इज, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो उससे जो इनकम होती है दैट इज कवर्ड अंडर पीजीबीपी। किसी भी तरह के गिफ्ट्स या परक्यूजिट आपको क्लाइंट से, कस्टमर से मिलते हैं, कवर्ड अंडर पीजीबीपी। आपको पार्टनर्स को सैलरी, बोनस या कमीशन मिलती है, बिजनेस के हेड में कवर्ड होगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा बिजनेस को मिलता है तो भी बिजनेस है। नॉन कॉम्पिटिंग फीस है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, कंपनसेशन मिलती है डायरेक्टर्स वगैरह को, तो भी बिजनेस इनकम होती है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं तो भी हमारी बिजनेस इनकम ही होगी। चलिए बुक से पढ़ते हैं, 1-2 पॉइंट छोटे छोटे हैं बट वो मैं आपको बुक से पढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, लेट्स कम टू योर बुक। पेज नंबर 5.3 पर आइएगा। यहाँ पर आपका चैप्टर शुरू होता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, सेक्शन 28 के बारे में बातें कर रहे थे, चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं वहाँ पर, कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं जो हम अपनी बुक के साथ डिस्कस कर लेंगे। इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28। ठीक है, सेक्शन 28 से लेकर 44 तक ऊपर लिख लीजिएगा प्लीज़। हम लोग बातें करेंगे सेक्शन 28 से लेकर 44 तक। याद हो रहा है? 28 से लेकर 44 तक जाना है हमें पीजीबीपी में, एंड सेक्शन 28 इज अ चार्जिंग सेक्शन। एज पर सेक्शन 28 द फॉलोइंग इनकम, यानी कि 28 में इनकम के बारे में बातें हुई हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इनकम अंडरलाइन कर लें। द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। तो 28 कुछ बातें करेगा जो इनकम पीजीबीपी में आती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्स में लिखी हुई हैं। किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन करने से जो आपके प्रॉफिट्स या गेन्स होते हैं वो बिजनेस में आएंगे। ठीक है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, इट माइट बी लीगल बिजनेस, इट माइट बी इलीगल बिजनेस, दैट डजंट मैटर। रिसिट्स बाय वे ऑफ कंपनसेशन, मैंने कंपनसेशन की बातें करी थी। अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है ब्रीच होता है, या फिर द वन हु वाज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट आप मॉडिफाई या टर्मिनेट करते हो, उसको कंपनसेशन देते हो, तो दैट कंपनसेशन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर पीजीबीपी। ठीक है, क्लाइंट से या कस्टमर से गिफ्ट्स मिलते हैं तो पीजीबीपी में आएगा। पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, अदर कंपनसेशन मिलती है लाइक बोनस, कमीशन, रेमंडरेशन, तो दैट इज कवर्ड अंडर पीजीबीपी। पेमेंट रिसीट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी लाइक नॉन कॉम्पिटिंग फीस। याद है? नॉन कॉम्पिटिंग, ऐसे लिख देता हूँ, नॉन कॉम्पिटिंग फीस। पेमेंट अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो हमारा बिजनेस के लिए कोई मेन व्यक्ति है उसके लिए अगर हम पॉलिसी कराते हैं और उसके पैसे हमें बिजनेस को मिल जाते हैं तो दैट इज़ इनकम ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉय को मिलते हैं तो उसकी सैलरी इनकम हो जाती है, उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलते हैं तो उनकी IFOS की इनकम होगी। ठीक है, इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये मैंने लिखवाया नहीं है, इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जैसे कि कैश असिस्टेंस लिखेगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश असिस्टेंस हो सकता है ये, या फिर इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, मेनली एक रिफंड होता है कस्टम का, ड्यूटी ड्रॉबैक, या सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। इस तरह की चीज़ें
एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये भी हमारी पीजीबीपी इनकम ही बनेगी। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में बातें कर ले। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पेज पर हैं आप लोग 5.3 पर। पॉइंट नंबर 1, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस समझ गए, चाहे लिख भी सकते हैं आप, लीगल बिजनेस हो या इलीगल बिजनेस हो, बिजनेस या प्रोफेशन विच वॉज कैरिड आउट बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे साल, पूरे 365 डेज ही कैरी आउट करें। इन केस अगर आपने 6 months, 5 months, 1 month, 15 days, 10 days, 1 day भी अगर आपने बिजनेस किया है तो ऐसी इनकम बिजनेस इनकम ही होती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरिड बाय द असेसी। असेसी कौन हो सकता है? असेसी कैन बी इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल अपना बिजनेस कैरी कर रहा है तो वैसी इनकम भी बिजनेस इनकम होगी। इन केस अगर कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई सोसाइटी अगर बिजनेस कर रही है तो वो इनकम भी हमारी बिजनेस इनकम ही होती है। क्लियर है हूं मैं यहां तक? सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है रिसीट बाय वे ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन कब मिलती है? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई कंपनसेशन मिलती है तो वो भी बिजनेस इनकम ही होती है। सर्टन कंपनसेशन एज लिस्टेड बिलो शैल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपनसेशन लिखी है जिसमें से मैक्सिमम मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे ए पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है, याद नहीं करना है आपको ये सब, ठीक है, बस सिर्फ समझना है एक बार। ए पॉइंट में लिखा हुआ है, प्लीज़ याद मत करने बैठ जाइएगा, ठीक है, आपको याद नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू। मैंने आपको एक बार समझा चुका हूँ, एक बार मैं फिर रीड करा रहा हूँ, 1-2 बार बस आप पढ़ लेंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको ये लर्न नहीं करना है कि 5 तरह की कंपनसेशन बताई थी सर ने। नो प्लीज़, यू डोंट हैव टू लर्न दिस। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, हु वॉज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। बी पॉइंट में लिखा हुआ है अदर देन इंडियन कंपनी भी चलेगा, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनी हो। ए पॉइंट में इंडियन कंपनी है, वहाँ पर बी पॉइंट में अदर देन इंडियन कंपनी भी है, मतलब फॉरेन कंपनी भी हो अगर उसका बिजनेस इंडिया में चल रहा था। एंड देयर वॉज अ पर्सन हु वॉज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग द अफेयर्स का मतलब कौन होता है? मेनली जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनीज को मैनेज करते हैं, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अगर हम उसको कंपनसेट करते हैं, क्यों करते हैं कंपनसेट? क्योंकि हमने उसका जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे उनको टर्मिनेट कर दिया या उनको मॉडिफाई कर दिया। पहले हमने उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने के लिए दी गई थी, अब हमने उनसे थोड़ा कंट्रोल कम कर लिया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर कंपनसेटिंग हिम, हम उनको कंपनसेट कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया था, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी रिलायंस पार्क को टेक ओवर कर लेती है और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे मुकेश अंबानी, वो कंपनी मुकेश अंबानी को पैसे देती है, कंपनसेट करती है कि अब आप इसकी डायरेक्टरशिप नहीं संभालेंगे, एंड वी आर कंपनसेटिंग यू, वी आर गिविंग यू कंपनसेशन। तो जो मुकेश अंबानी को कंपनसेशन मिलेगी, दैट कंपनसेशन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर पीजीबीपी। मुकेश अंबानी की वो पीजीबीपी की इनकम होगी। क्लियर है? बी पॉइंट में लिखा हुआ है कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी। देखो यहाँ पर था इंडियन कंपनी, यहाँ पर एनी अदर कंपनी, बाकी सारी बातें सेम हैं। तो चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, अगर फॉरेन कंपनी है तो उसका इंडिया में कोई ऑपरेशंस चल रहे थे, इंडिया में कोई बिजनेस था, देयर आर सो मेनी फॉरेन कंपनीज इन इंडिया हु हैव ऑपरेशंस इन इंडिया, इंडिया में काम करती हैं, वो हैं वैसे फॉरेन कंपनी, फॉरेन रजिस्टर्ड हैं। तो उनको कोई मैनेज कर रहा था इंडिया में और उनको कंपनसेशन दिया गया बिकॉज हमने उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, मॉडिफाई करे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो भी बिजनेस इनकम ही होती है। कंपनसेशन सी पॉइंट में लिखा हुआ है, सारी बातें कंपनसेशन की होंगी यहाँ पर। कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन। एजेंट को अगर कंपनसेट किया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है,
उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी आपके पास, नॉर्थ इंडिया के आप डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया या उसके टर्म्स मॉडिफाई कर दिए गए, तो उस केस में भी अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलती है, दैट कंपनसेशन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर पीजीबीपी। डी पॉइंट में लिखा हुआ है कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस। अगर हमें कोई कंपनसेशन मिलती है, क्यों? क्योंकि अब इसका कंट्रोल किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी प्रॉपर्टी का अगर कंट्रोल कंपनी गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट कंपनसेशन कर रही है आपको, ठीक है, तो अगर इन केस गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है और गवर्नमेंट कंपनसेट कर रही है आपको किसी भी तरीके से, तो वो कंपनसेशन भी बिजनेस इनकम ही होगी, ठीक है। मैनेजमेंट, ठीक है, आपका बिल्कुल इससे रिलेटेड है। यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट किसी और ने लिया, यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिया, तो अगर किसी भी यहाँ पर मतलब इंडिकेशन है यहाँ पर कि कोई भी कंपनी को जब गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, तो जो पहले कंपनी के अफेयर्स को देख रहे थे, जो मैनेज कर रहे थे, उनको कंपनसेट करती है कि अब आप नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव करेगा। तो उस केस में भी जो कंपनसेशन मिलती है ऐसे लोगों को, दैट इज देयर बिजनेस इनकम, ठीक है। ई पॉइंट में लिखा हुआ है एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से कंपनसेशन मिले, जरूरी नहीं कि कंपनसेशन का नाम कंपनसेशन ही हो, किसी भी नाम से, एनी अमाउंट विच यू रिसीव्स इन कनेक्शन विद, क्यों मिला? टर्मिनेट हो गया या मॉडिफाई हुआ कोई टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी भी तरह का। मैंने आपसे कहा था कि आपका कोई बिजनेस था, आपको एक मशीन चाहिए थी, मशीन वो टाइम से डिलीवर नहीं कर पाया, तो उस केस में अगर आपको पैसे मिलते हैं तो एक तरह का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, ब्रीच हो गया उसका, या फिर मॉडिफाई किए गए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मॉडिफाई करने का मतलब है पहले आपसे कहा गया था कि 2 महीने में दे देंगे मशीन, अब वो कह रहे हैं कि 4 महीने में दे पाएंगे, दे देंगे, टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं बट 4 महीने में देंगे, मॉडिफाई करें टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो 2 महीने एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 2 मंथ से 4 महीने हो गया है, उसके लिए वो कंपनसेशन कर रहे हैं आपको। तो ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी तरह का, एनी टाइप ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, लिखा हुआ है एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, इसके लिए कंपनसेशन दी जाती है। तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर पीजीबीपी, ठीक है, समझ में आ रहा है। थर्ड, अगर आपको अपने क्लाइंट से या कस्टमर से गिफ्ट्स मिलते हैं तो ये भी आपकी बिजनेस रिसिप्ट्स मानी जाती है और ये आपकी इनकम पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, इजी एग्जाम्पल है, किसी भी तरह के गिफ्ट्स, किसी भी तरह के परक्यूजिट्स किससे मिल रहे हैं? एम्प्लॉयर से नहीं, क्लाइंट से या कस्टमर से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉयर से मिलते हैं परक्यूजिट तो दैट इज सैलरी। पेमेंट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर को जब पैसे मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा तो वो तो एग्जेम्प्ट है, बट अगर सैलरी मिलती है, बोनस कमीशन मिलता है, दैट इज़ अगेन आर बिजनेस इनकम, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 40 स्मॉल बी में, तो अभी यहाँ पर लिखा भी है टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन सेक्शन 40 स्मॉल बी, तो ये हम अलग से बातें कर लेंगे। अभी के लिए जितना भी हमें इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन मिलती है, प्रॉफिट का शेयर नहीं लिखा, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट, मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पर कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट received by a partner from partnership firm is exempt under section 10। सेक्शन 10 आप जानते हैं एग्जेम्प्ट इनकम का होता है, तो सेक्शन 10 में भी मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पर भी आप लोग समझते हैं। और क्यों शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है? अरे बॉस, हमारी फर्म ने 30% टैक्स दिया है, फर्म ने दिया है मतलब पार्टनर्स ने दिया है, अब जो पैसा मिला क्या उसके ऊपर भी टैक्स दें? द आंसर इज नो, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट,
पेमेंट रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिंग फीस। तो अगर पैसे मिलते हैं नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, जैसे मेरा एग्जाम्पल था, 5 स्टार होटल ने बोला कि अपना ढाबा आप 10 किलोमीटर दूर ले जाइए, यहाँ पर अपनी बिजनेस एक्टिविटी मत कीजिए। तो इनकेस अगर यहाँ पर आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेंगे और आपको पैसे मिलते हैं, तो ये जो पैसे मिले, दिस इज़ योर बिजनेस इनकम, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिंग फीस। एनी सम रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट, आपके साथ एग्रीमेंट हुआ कि आप 10 किलोमीटर तक यहाँ पर नहीं रहेंगे। फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस या प्रोफेशन, पहले बिजनेस हुआ करता था, प्रोफेशन भी इस पर इंक्लूड हो गया है। तो आप यहाँ पर बिजनेस नहीं करेंगे या प्रोफेशन नहीं करेंगे, तो आपको जो पैसे मिलते हैं, इसको नॉन कॉम्पिटिंग फीस बोलते हैं, ये भी आपके बिजनेस में कवर्ड होती है, ठीक है। जैसे किसी कंपनी को 30 लाख रुपीज़ मिले हैं फॉर नॉट कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी, तो ये इनकम बिजनेस इनकम होगी। नोट में थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ, पहले मैं बी पॉइंट भी पढ़ रहा हूँ। तो हमने ए पॉइंट पढ़ा, बी पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम है। एनी सम रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, आप कोई नो हाउ या पेटेंट शेयर नहीं करेंगे, इसके लिए अगर आपको पैसे मिलते हैं तो ये इनकम भी बिजनेस इनकम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के पास किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला है और इसको मिस्टर ए ने कॉपीराइट कराया हुआ है, पेटेंट कराया हुआ है इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला मिस्टर बी यूज़ करना चाहते हैं, मिस्टर बी इसको यूज़ करना चाहते हैं अगले 4 साल के लिए, फॉर एग्जांपल 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो हम अपने 4 साल के लिए फॉर्मूला किसी और को दे सकते हैं। तो मिस्टर ए ने अपना ये फॉर्मूला कहा, ठीक है मिस्टर बी, हम आपको ये यूज़ करने के लिए दे देते हैं 4 साल के लिए। मिस्टर बी इसके हमें पे कर रहे हैं 20 लाख रुपीज़, तो हमें 20 लाख रुपीज़ मिल गई, तो हमारी इनकम हो ही गई, ठीक है। हमने अपना पेटेंट किसी को यूज़ करने के लिए दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी ये कहते हैं कि मिस्टर ए, आप ना ये फॉर्मूला अगले 4 साल के लिए आपने मुझे दे दिया है, आप प्लीज़ किसी और के साथ इसको शेयर मत करिएगा, ठीक है। अब आप किसी और को मत दीजिएगा, ठीक है। मिस्टर ए ने कहा ठीक है मैं किसी और को नहीं दूंगा, उसके लिए मैं अलग से 5 लाख रुपए लूँगा आपसे। अब देखो मिस्टर बी ने 20 लाख रुपीज़ क्यों दिए? मिस्टर बी ने 20 लाख रुपीज़ दिए, पहले तो ये 4 साल के लिए इसको यूज़ करेंगे, और मिस्टर बी ने 5 लाख रुपीज़ और पे कर रहे हैं मिस्टर ए को, रीज़न बीइंग कि आप ये किसी और के साथ ये नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट शेयर नहीं करेंगे। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं ना हमें, तो ये भी हमारी बिजनेस इनकम ही होगी। तो लिखा हुआ है एनी सम रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, हम किसी और के साथ ये नो हाउ, ये कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी किसी और के साथ हम शेयर नहीं करेंगे, तो इसके लिए फॉर नॉट शेयरिंग, अंडरलाइन कर लीजिएगा, फॉर नॉट शेयरिंग। तो अगर इस तरीके से हमें पैसे मिलते हैं तो दिस इनकम इज ऑल्सो कवर्ड अंडर पीजीबीपी। क्लियर हो गया? यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम इसको रीड कर लेते हैं। हाउएवर द फॉलोइंग सम रिसीव्ड और रिसीवेबल वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। ये जो इनकम होती है ये पीजीबीपी इनकम नहीं बनती है। फर्स्ट वाली क्यों नहीं बनती है? फर्स्ट वाली इनकम इसलिए नहीं बनती है क्योंकि ये कैपिटल गेन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का राइट है, किसी भी चीज़ का राइट है हमारे पास किसी चीज़ का मान लेते हैं कॉपीराइट ही है, अगर हम अपना पूरा का पूरा कॉपीराइट ही किसी को बेच देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने का राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है हमारे पास, सिर्फ हम ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इनकेस अगर मैं एक तरीके से वो मेरा असेट है, ठीक है, आई हैव द राइट, ओनली आई हैव द राइट टू मैन्युफैक्चर, उसके ऊपर मेरा पेटेंट है, कॉपीराइट है। अगर मैं उसको पूरा का पूरा किसी को बेच देता हूँ, पूरा राइट, थोड़े टाइम के लिए नहीं, फॉर द टाइम बीइंग नहीं, हमेशा के लिए मैंने उसको दे दिया। इनकेस अगर मैंने उसको हमेशा के लिए दे दिया है तो एक तरीके से मैंने अपना असेट ट्रांसफर कर दिया है। तो ऐसी इनकम हम कैपिटल गेन में पढ़ेंगे,
ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने अगर किसी को 3-4 साल के लिए पेटेंट दिया है यूज़ करने के लिए, तो क्या मैंने राइट ही ट्रांसफ़र कर दिया पूरा का पूरा, या फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी दिया है? बट इन केस अगर आप किसी को परमानेंटली किसी को अपना राइट बेच देते हैं, तो दैट इनकम इज कवर्ड अंडर कैपिटल गेन, नॉट पीजीबी। बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, आप लोग समझ रहे हैं? परमानेंट ही किसी को दे दिया, अब मेरा उसके ऊपर कोई राइट नहीं रहा, बिकॉज आई हैव ट्रांसफर्ड दैट राइट परमानेंटली टू समवन एल्स। उस केस में ऐसी इनकम को हम कैपिटल गेन की इनकम मानते हैं। लिखा हुआ है एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल। वेदर रिसीव्ड का मतलब अभी पैसे मिल गए आपको या मिल जाएंगे आपको पैसे फ्यूचर में, मतलब उधार में आपने बेच दिया। जो भी आपको पैसे मिले हैं, चाहे वो कैश में मिले हों या काइंड में मिले हों, क्यों मिले हैं? ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द राइट। आपने पूरा का पूरा राइट ही ट्रांसफर कर दिया। किस तरह का राइट था आपके पास? आपके पास कोई राइट था मैन्युफैक्चरिंग करने का, किसी चीज़ को आपके पास एक्सक्लूसिव राइट था। यू हैव द राइट टू प्रोड्यूस, टू प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन, जो आपने पूरा का पूरा परमानेंटली दे दिया किसी को, तो विच इज़ चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर ये इनकम कैपिटल गेन में आती है तो फिर ये इनकम पीजीबीपी की मत बनाइएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल यू शुड नो प्रैक्टिकली। तो जब आप अपना राइट किसी को दे देते हैं, परमानेंटली किसी को दे देते हैं, दैट इनकम इज कैपिटल गेन इनकम, तो फिर उसको पीजीबीपी नहीं बनाएंगे। दूसरी बात बहुत रेयर है, प्रैक्टिकली भी बहुत रेयर है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड नो अबाउट दिस। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, ठीक है, आपको पता है ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रही है बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे कुछ हार्मफुल केमिकल्स, मेनली क्लोरोकार्बन्स, ऐसी चीज़ें, कुछ केमिस्ट्री टाइप चीज़ें हैं। तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट होने का मतलब है उसमें आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में बड़े बड़े होल हो रहे हैं, ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने डिस्कस करा, इंटरनेशनली कमेटी बनी, और उन्होंने डिस्कस किया कि हमारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ को बोला गया कि आप इस तरह का केमिकल ना यूज़ करके उसका कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ करें, ठीक है, जो आपकी गैसेस वगैरह निकलती हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ करें। तो वो उनको थोड़ा सा महंगा भी पड़ता था। तो वो कमेटी, जो इंटरनेशनल कमेटी बनी, वो उनको कंपनसेट भी करेगी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी उनको, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को। तो अगर इस तरह की कंपनसेशन मिलती है, इस तरह की कंपनसेशन मिलती है, ठीक है, जो ओजोन लेयर वाली कमेटी बनी थी उससे अगर कंपनसेशन मिलती है तो दैट कंपनसेशन इज़ एग्जेम्प्ट, वो कंपनसेशन एग्जेम्प्ट रहती है, तो दैट इज़ नॉट आवर बिजनेस इनकम। तो यही बात यहाँ पे डिस्कस है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट दिस। अगर आप चाहें तो इसके बारे में और थोड़ा, मतलब आपके अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है, नॉलेज के लिए, टेक्स्ट के लिए नहीं, नॉलेज के लिए आप इसको और ज़्यादा गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो लिखा हुआ है एनी सम रिसीव्ड एज कंपनसेशन from multilateral fund of the Montreal Protocol of substance that deplete the ozone layer under the United Nations Environment Program। तो एक यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट का प्रोग्राम था, एक फ़ंड बनाया गया। अगर उस फंड से किसी इंडस्ट्री को पैसे मिलते हैं तो ये भी कंपनसेशन मिलती है, बट दिस अमाउंट इज़ एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल नहीं होता है। तो इसको आप पीजीबीपी की इनकम मत बनाइएगा, साफ साफ लिखा हुआ है वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर पीजीबीपी। ऐसी इनकम पीजीबीपी की नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। पेमेंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। पेमेंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन के बारे में हमने देखा। की मैन का मतलब होता है वन हु इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऊपर आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। अगर ये पैसे बिजनेस को मिलते हैं, तो सेक्शन 28 लग जाता है उस पर पीजीबीपी की इनकम। अगर ये पैसे एम्प्लॉय को मिलते हैं तो वो सैलरी होती है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सेक्शन 17(3) में कवर्ड है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी इनकम होती है।
अगर उसके फैमिली मेम्बर्स को पैसे मिलते हैं तो ये इनकम IFOS की होती है। सब लोग समझ गए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, ठीक है। पॉलिसी ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। नाम से समझिए की मैन का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आपके बिजनेस के लिए। 7th है इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एक्चुअली, उनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, बट फिर भी वो कुछ मेंबर्स को मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनती है। जैसे बार काउंसिल क्या होता है, जितने भी पर्टिकुलर लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स आपस में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बट फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोफेशन, या अलग अलग तरह की, मैंने आपको बार काउंसिल का नाम लिया, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो इन लोगों की इनकम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग क्या करते हैं, अपने मेंबर से थोड़ा थोड़ा एनुअल फीस लेते हैं अपने थोड़े खर्चे निकालने के लिए, ठीक है। और मेन इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू इन्हेंस द प्रोफेशन, या फिर और अदर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है लाइक बार काउंसिल, तो इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। बट कभी कभी ये स्पेसिफिक सर्विसेज देते हैं अपने मेंबर्स को। किसी भी मेंबर को इन्होंने सर्विस दी, फॉर एग्जांपल एक बार काउंसिल बना, उसने अपने किसी स्पेसिफिक मेंबर को सर्विस दी और उससे पैसे अगर लिए जाते हैं तो दैट इनकम इज टैक्सेबल, वो इनकम टैक्सेबल होती है। मैं और कोई एग्जांपल लेता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। जैसे कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, आपकी कॉलोनी होगी जिसमें 50 या 100 घर होंगे वहाँ पर। तो जहाँ वहाँ के रेसिडेंट्स मिलकर क्या करते हैं, वो पार्क की मेंटेनेंस के लिए, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती उसकी सब मेंटेनेंस करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना लेते हैं। तो मेनली उस रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आपकी सोसाइटी की केयर करेंगे। हर घर से पैसे लिए जाते हैं, हर घर क्या बन जाता है, एक मेंबर बन जाता है, हर घर से पैसे लिए जाते हैं और वो लोग पैसे किस में खर्च करेंगे, उसी सोसाइटी में। प्रॉफिट मेकिंग इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो ऐसी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। बट फॉर एग्जांपल अगर वो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन किसी पर्टिकुलर मेंबर को कोई सर्विस दे, फॉर एग्जांपल किसी घर में शादी है और उसके लिए स्पेसिफिकली उस एसोसिएशन ने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करे हैं, उनका वेन्यू वगैरह का अरेंजमेंट करा और उनसे पैसे लिए हैं, तो अगर हम किसी मेंबर से पैसे लेते हैं तब उसको पर्टिकुलर सर्विसेज रेंडर करने के लिए या कोई प्रोडक्ट्स रेंडर करने के लिए, तो उस केस में उतनी इनकम टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल या सिमिलर एसोसिएशन। जो ऐसी एसोसिएशन बनती हैं, अगर इनकी इनकम हो रही है किस तरीके से, फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर। कुछ सर्विसेज इन्होंने परफॉर्म करी है फॉर इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर के लिए, आर टैक्सेबल अंडर PGBP। तो इसके बारे में लिखा भी हुआ है अंडर सेक्शन 1023 है। आपको सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ सेक्शन 10 सफिशेंट है। अंडर सेक्शन 10 सम ऑफ द इनकम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन आर एग्जेम्प्ट। ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन की इनकम एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम इनकम टैक्स, प्रोवाइडेड सच ऑर्गेनाइजेशन हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल, सुपरविजन या इंकरेजमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ लॉ, अकाउंटेंसी, मेडिसिन एट्सेट्रा। जैसे आपने सुना होगा मेडिकल एसोसिएशन होती है, बार काउंसिल मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स होती है, बार काउंसिल एसोसिएशन होती है लॉयर्स के लिए। इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। हाउएवर इफ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विस टू देयर मेंबर, अगर ये कोई अपनी स्पेसिफिक सर्विस किसी मेंबर को दे तो वो इनकम टैक्सेबल होती है अंडर PGBP। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 8th पॉइंट पर आइएगा। वैसे ये कैपिटल गेन के साथ मुझे इसको डिस्कस करना है। अभी मैं सिर्फ इसको रीड करूँगा, मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा बिकॉज दिस इज़ मोर रिलेटेड टू कैपिटल गेन। लिखा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट। कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 214 में आती है, कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट को अभी पेंडिंग कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है। कैपिटल गेन जब मैं डिस्कस करूंगा उसी दिन मैं इसको क्लियर कर दूंगा।
नाइन्थ पॉइंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई कैश असिस्टेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक, कस्टम से रिलेटेड रिफंड मिलता है, या फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव सेल आउट करते हैं उससे पैसा मिलता है, तो दैट इज़ अगेन पीजीबीपी इनकम। तो अगर आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज नंबर 5.7 पर ये बातें डिस्कस की हुई हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, इसको एग्जिम स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। एग्जिम का पूरा मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यू डोंट हैव टू लर्न दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस, ठीक है। तो अगर आप सेल करते हैं इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, इससे जो इनकम आती है दैट इज़ अगेन पीजीबीपी। कैश असिस्टेंस मिलता है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, पीजीबीपी इनकम होगी। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ कस्टम्स, मेनली एक्साइज का नहीं होता, अब कस्टम्स का ही होगा, ठीक है, नाउ इट इज़ जीएसटी। तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है अगर आपको कस्टम का, तो उस केस में भी आपकी ये इनकम बिजनेस इनकम ही होती है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को अभी रहने दीजिएगा, अभी मुझे नेक्स्ट क्लास डिस्कस करनी है, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ इस एग्जाम्पल को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 28 डिस्कस किया, पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 28। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस सेक्शन 29 कंप्यूटेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ के बारे में डील करता है, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय।